हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू एएस ट्यूटोरियल्स। ये है आपकी सिविक्स की क्लास पहली क्लास जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपका चैप्टर 1 जो कि है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपने क्लास 6 और 7 में इसके बारे में बहुत ही थोड़े से में पढ़ा होगा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। बहुत थोड़े में ये डिस्कशन था आपके 6 और 7 में, लेकिन यहाँ पर हमारा एक पूरा चैप्टर है जो कि है आपका चैप्टर 1, इसके ऊपर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जैसा कि हम हर लेक्चर में करते हैं, हम चैप्टर की हेडिंग के बारे में, जो चैप्टर का नाम होता है उसको अच्छे से डिस्कस करते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि हमारा ये चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है ना। तो यहाँ पे भी हम देख लेते हैं कि हमारा चैप्टर का नाम है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या नाम है चैप्टर का? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हम बात करेंगे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, किसी को आइडिया है? पढ़ा तो है ही आपने कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है इसको समझाने के लिए आपको ये एक स्टोरी गिवन है, मतलब स्टोरी क्या, समरी टाइप का गिवन है। देखिए लिखा हुआ है, इन दिस चैप्टर वी विल बिगिन विद द स्टोरी ऑफ फुटबॉल। हम किसके बारे में बात करेंगे? फुटबॉल के बारे में। तो क्यों बात करेंगे? क्योंकि जैसा कि आपको पता है फुटबॉल के नाम में ही है जिसमें आपको दैट इन्वॉल्व्स द प्लेयर्स फीट, मतलब इसमें प्लेयर्स को अपने पैरों से खेलना होता है। फुटबॉल का जो रूल्स है उसके हिसाब से प्लेयर्स को अपने पैरों का यूज करके खेलना होता है। अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ फुटबॉल, इफ द बॉल टचेस द आर्म ऑफ एनी प्लेयर, अगर बॉल किसी भी प्लेयर के हाथ को टच होती है गोलकीपर को छोड़ के, तो उसको फाउल माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये फुटबॉल का गेम है, नाम में ही है फुटबॉल। तो ये क्या बताता है? ये बताता है कि ये रूल है उस गेम का, अगर ये रूल नहीं फॉलो हुआ तो ये फाउल माना जाएगा, मतलब ये फॉल्ट और ये मिस्टेक मानी जाएगी। उसी तरह से हॉकी में भी डिफरेंट रूल्स हैं, क्रिकेट में भी डिफरेंट रूल्स हैं, जो भी हम लोग खेलते हैं वो सबके अलग अलग रूल्स हैं। तो ठीक उसी तरह से देखो, जैसे लिखा है, ईच ऑफ these rules help define the game and help us distinguish one game from the other। जैसे फुटबॉल के रूल्स अलग हैं, उसी तरह से क्रिकेट के भी रूल्स अलग हैं, उसी तरह से हॉकी के भी रूल्स अलग हैं। तो ये सब फंडामेंटल होते हैं गेम के, और हम इन्हीं को बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स ऑफ द गेम। क्या बोलते हैं हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स ऑफ द गेम। क्यों ऐसा बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स ऑफ द गेम? क्योंकि यही रूल्स डिसाइड करते हैं कि गेम को किस तरह से खेला जाएगा। और ठीक उसी तरह से एक सोसाइटी में जो लोग रहते हैं, सोसाइटी ऑल्सो हैज कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स दैट मेक्स इट व्हाट इट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर काइंड्स ऑफ सोसाइटी। एक सोसाइटी दूसरी सोसाइटी से कैसे डिफरेंट है, ये उसकी कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स बताती है। जैसे लोग वैसी सोसाइटी वैसे ही रूल्स, ठीक उसी तरह से जैसा गेम वैसे ही रूल्स और वैसे ही प्लेयर्स होते हैं जो खेलते हैं ना। तो वही लिखा है, इन लार्ज सोसाइटी इन विच डिफरेंट कम्युनिटीज ऑफ पीपल लिव टुगेदर दीज रूल्स आर फॉर्मुलेटेड थ्रू कॉन्सेंसस एंड मॉडर्न कंट्रीज दिस कॉन्सेंसस इज यूजुअली अवेलेबल इन रिटन फॉर्म। कैसे होता है मॉडर्न कंट्रीज में? रिटन फॉर्म में होता है, मतलब लिखा हुआ रूल्स एंड रेगुलेशन होता है, ताकि कल को कोई भी अगर ये रूल्स को ना फॉलो करे तो उसको भाई बताया जा सके कि ये रिटन है और आपको इसको फॉलो करना है। तो यहाँ से आपको मिल गई आपके कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन, जो कि है अ रिटन डॉक्यूमेंट इन विच वी फाइंड सच रूल्स इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। एक रिटन डॉक्यूमेंट जिसमें हम सारे रूल्स मिलते हैं हमें, उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो यहाँ आपको समझ में आ गया कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है एक समाज जिसको चलने के लिए, जिसमें सभी लोग, क्योंकि हमारे ही देश में देखा जाए तो हमारे देश में हर रिलीजन के, हर कास्ट के, हर तरह के लोग रहते हैं और मिलजुल के रहते हैं, एक साथ रहते हैं। इतनी वैरायटी ऑफ पीपुल, इतना वास्ट नेचर आपको दुनिया के किसी देश में नहीं मिलेगा। और तब भी, और सबसे बड़ी बात क्या होती है, अगर दो अलग अलग लोग हैं तो आप जानते हो कि दो अलग अलग लोग किसी एक पॉइंट पर एग्री हो ऐसा जरूरी नहीं है ना। तो यहाँ तो बहुत सारे तरह के लोग रह रहे हैं, तो ये भी जरूरी नहीं है कि ये सब लोग जो है किसी एक पॉइंट पे एग्री करें। तो उसी चीज को सही करने के लिए, ताकि सभी लोग जो है एक, जब गवर्नमेंट रूल बनाए और सब लोग उसको फॉलो करें, उसी के लिए रिटन रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं विच आर इम्प्लीमेंटेड टू द सोसाइटी सो दैट सोसाइटी कैन लिव हैप्पीली, इज नोन एज कॉन्स्टिट्यूशन।
ठीक है, तो अभी हम इसको देखते हैं क्या लिखा है। देखिए यहाँ से रीडिंग चालू करते हैं। टुडे मोस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन। आज की डेट में मैक्सिमम कंट्रीज जो वर्ल्ड में हैं उनके पास है कॉन्स्टिट्यूशन। क्या है उनके पास? वो कॉन्स्टिट्यूशन है उनके पास। थोड़ा सा मैं इसको फॉर्मेट चेंज कर देता हूँ आपको, ताकि क्लियर दिखेगा, बड़ा बड़ा दिखेगा, है ना। With all the democratic countries are likely to have a constitution, it is not necessary that all countries that have a constitution are democratic. क्या लिखा है? बोला है कि जरूरी नहीं है कि जिस भी देश में, सभी देश में अगर कॉन्स्टिट्यूशन है तो सब देश डेमोक्रेसी हो, ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों ऐसा जरूरी नहीं है? डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि सबको सबकी चीज की आजादी है, चॉइस है, फ्रीडम ऑफ चॉइस, फ्रीडम टू लिव, फ्रीडम टू फॉलो, फ्रीडम टू अपोज, ये सब चॉइसेस होती है। डेमोक्रेसी का मतलब होता है एवरी पर्सन इज फ्री। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब यही होता है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में अब चूंकि अगर आप सबको आज़ादी दे दोगे ना, और उसको अगर मैनेज करने के लिए आप रूल्स नहीं दोगे, तो उस केस में क्या होगा? लोग अपनी मनमानी करेंगे और कोई भी रूल्स नहीं होता है, तो वैसे केसेस में क्राइम्स बहुत बढ़ जाते हैं। क्राइम्स को रोकने का तरीका होता है ना रूल्स बनाना। तो उसी लिए हमने क्या किया? कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, ताकि लोगों के पास फ्रीडम भी रहे और साथ साथ में कुछ रूल्स और रेगुलेशन भी रहे, जिसकी हेल्प से हमारा देश, हमारी सोसाइटी अच्छे से चल पाए। ठीक है, तो वही लिखा है, देखो, द कॉन्स्टिट्यूशन सर्व्स सेवरल पर्पसेस। First, it lays out certain ideas that form the basis of the kind of a country that we citizen aspire to live in. सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन का क्या काम होता है? It lays out certain basis of a kind of country that we citizens aspire to live in. मतलब हम कैसे समाज में रहना चाहते हैं और हम जिस समाज में रह रहे हैं वहां रहने के तौर तरीके क्या हैं, ये कहाँ लिखा मिलेगा आपको? आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा मिलेगा। कहाँ लिखा मिलेगा? आपके कॉन्स्टिट्यूशन में। और दूसरा तरीका क्या है? अ कॉन्स्टिट्यूशन टेल्स अस व्हाट द फंडामेंटल नेचर ऑफ आवर सोसाइटी इज। फंडामेंटल नेचर मतलब क्या होता है? हमारी सोसाइटी का बेस क्या है, हमारी सोसाइटी किस चीज के मिल के बनी हुई है, और हमारी सोसाइटी में रहने के लिए कौन से रूल्स और रेगुलेशन है ना। अब इंडिया की बात करते हैं यहां पर। अ कंट्री इज यूजुअली मेड अप ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज ऑफ पीपल हु शेयर सर्टेन बिलीव्स बट मे नॉट नेसेसरीली एग्री ऑन ऑल इश्यूज। मैंने भी बताया ना कि हमारे यहाँ डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन के, डिफरेंट डिफरेंट कास्ट के, डिफरेंट डिफरेंट क्रीड के, कलर के, सब तरह के लोग रहते हैं एक साथ मिलजुल के, जो कि अलग अलग बिलीव्स को मानते हैं। रिलीजन के, डिफरेंट रिलीजन के अपने बिलीव्स हैं, डिफरेंट कास्ट के अपने बिलीव्स हैं, क्रीड के अपने बिलीव्स हैं, लेकिन सब लोग मिलजुल के एक साथ रहते हैं। तो जब सबके इतनी ज्यादा वैरायटी होती है, इतने ज्यादा डिफरेंशिएशन होते हैं, तो ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है, बट मे नॉट नेसेसरीली एग्री। कोई जरूरी नहीं है कि वो सब लोग किसी एक इशू पे एग्री हों। तो अब उनको एग्री करने के लिए कौन हेल्प करता है? तो उनको एग्री करने के लिए हेल्प करता है अ कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प सर्व एज अ सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल दैट ऑल पर्सन इन अ कंट्री कैन एग्री अपॉन as the basis of the way in which they want the country to be governed. मतलब कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प करता है इन लोगों को एक सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स के साथ, जो रिटन होते हैं। मतलब आपको रूल्स भी होंगे, प्रिंसिपल्स भी होंगे, सब कुछ लिखा हुआ होगा कि सभी लोग जो एक देश में रह रहे हैं, चाहे वो डिफरेंट रिलीजन के हों, डिफरेंट कास्ट के हों, कैसे भी हों, वो सब एग्री हों, ताकि एक बेसिस हो जिसपे सारे के सारे देश में लोग रह सकें और सबको गवर्न किया जा सके, है ना। और ये क्यों होता है? दिस इंक्लूड, ये क्या इंक्लूड करता है? दिस इंक्लूड नॉट ओनली द टाइप ऑफ गवर्नमेंट बट ऑल्सो एन एग्रीमेंट ऑन सर्टेन आइडियाज दैट दे ऑल बिलीव द कंट्री शुड अपहोल्ड। मतलब कि क्योंकि अब आप बार बार देख रहे होंगे कि ये लोगों को बार बार आपको वर्ड आ रहा है कि पर्संस कैन डिसाइड। वो लोग चॉइस करेंगे कि वो कैसे समय रहना चाहते हैं, कैसे जीना चाहते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है ना। तो आप पूछोगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में लोग कहाँ डिसाइड करते हैं? बिल्कुल लोग डिसाइड करते हैं। आपको राइट टू वोट मिलता है, पता है? 18 साल के ऊपर आप जब जाते हो तो आप वोट कर सकते हो, और उसी राइट टू वोट की मदद से लोग डिसाइड करते हैं कि उन्हें कैसा लीडर चाहिए, और वो जो लीडर होता है, जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल होता है, वो लोग मिलकर लोकसभा में डिसाइड करते हैं कि हमें कौन से रूल्स बनाने हैं जो समाज को अच्छे की तरफ ले जाएं, है ना।
तो ये हम अभी आगे आपकी पूरी सिविक्स में पढ़ेंगे कि कैसे क्या क्या होता है। अभी हम सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशन क्यों जरूरी है किसी देश के लिए, उसका आपका बेस्ट एग्जांपल है नेपाल। तो पहले मैं ये साइड वाली इमेज पढ़ता हूँ। यहाँ पे ये जो एग्जांपल दिया है इसमें आपको अच्छे से दिया है नेपाल के बारे में। नेपाल सबको पता है हमारे भारत में हिमालय के ऊपर, जो हमारा हिमालय के ऊपर नहीं सॉरी हिमालय के नीचे साइड में एक छोटा सा देश है, ठीक है। वहां पे 1990 में डेमोक्रेसी तो थी, लेकिन बहुत ज्यादा डेमोक्रेसी में छूट नहीं थी लोगों के अंदर। क्या लिखा है देखो, There was a people struggle in 1990 that established democracy that lasted 12 years until 2002. 1990 में लोगों ने वहां पे स्ट्रगल किया और वहां पे डेमोक्रेसी बनाई तो सही, लेकिन वो डेमोक्रेसी सिर्फ 12 साल चल पाई। 2002 में वो खत्म हो गई। खत्म हो गई मतलब क्या होता है सर, डेमोक्रेसी कैसे खत्म हो सकती है? डेमोक्रेसी बेटा ऐसे खत्म हो सकती है कि अक्टूबर 2002 में जो वहां के राजा थे किंग ज्ञानेंद्र, उन्होंने माओइस्ट अपराइजिंग कंट्री में छुपाया और सारे के सारे गवर्नमेंट के फैक्ट्रीज, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट और आर्मी के साथ मिलकर वहां पे किंग रूल अप्लाई कर दिया, ठीक है। वहां से डेमोक्रेसी उन्होंने हटा दिया। देखो लिखा है ना, द किंग देन फाइनली टुक ओवर एज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट इन फरवरी 2005। वहां पे उन्होंने क्या, किंग ने क्या किया, गवर्नमेंट हटा दी, सरकार को हटा दिया और वहां पे उन्होंने टुक ओवर कर लिया। मतलब कि अब वो किंग मोनार्की चालू हो गई, डेमोक्रेसी उन्होंने खत्म कर दिया। In November 2005, the Maoists joined other political parties to sign a 12-point agreement. This agreement signaled to the larger public. क्या हुआ जब राजा ने ये किया तो उसके बाद से 2006 में पीपुल ने मूवमेंट स्टार्ट कर दिया डेमोक्रेसी के लिए, गेनिंग इमेंस फोर्स। जो डिफरेंट पार्टीज थी सब, कोई नहीं चाहता था कि राजा जाए। आज आप ही सोचो, अगर आज के डेट में कोई इंडिया में बोले कि मैं राजा हूं इंडिया का और मैं जो बोलूंगा आप सबको वही करना है, तो क्या ये पॉसिबल है? इसका विरोध नहीं होगा, लोग विरोध नहीं करेंगे। क्या मोनार्की आज की डेट में पॉसिबल है? मोनार्की का मतलब होता है किंग्स रूल, राजा जहां पे रूल करेंगे। क्या वो पॉसिबल है आज की डेट में? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए लोग वहां पे प्रोटेस्ट करना चालू कर दिए और राजा के खिलाफ उन्होंने बहुत सारे प्रोटेस्ट किए और उसके बाद उनको सक्सेस भी मिला। इट रिपीटेडली रिफ्यूज द स्मॉल कंसेशंस दैट द किंग मेड एंड फाइनली इन अप्रैल 2006 द किंग रीस्टोर्ड द थर्ड पार्लियामेंट एंड आस्क्ड द पॉलिटिकल पार्टीज टू फॉर्म अ गवर्नमेंट। क्या हुआ 2006 अप्रैल में अंत में, जब इतना ज़्यादा लोगों ने प्रोटेस्ट किया तो राजा को भी उनकी बात माननी पड़ी। वो समझ गया कि अब ये लोग इनकी बातें नहीं मानेंगे, लोगों को डेमोक्रेसी चाहिए, तो उन्होंने भी अपना राजा छोड़ दिया, मोनार्की छोड़ दिया और पॉलिटिकल पार्टीज को इन्वाइट किया कि आप आइए, अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाइए और पार्लियामेंट डिसाइड करके आप लोग गवर्नमेंट बनाइए। तो क्या हुआ फिर 2008 में नेपाल बिकम अ डेमोक्रेसी आफ्टर एबोलिशिंग द मोनार्की। नेपाल क्या हुआ, नेपाल डेमोक्रेसी बन गया। कब डेमोक्रेसी बना? मोनार्की को उसने खत्म कर दिया। और ये जो अब फोटोज हैं, ये जो फोटो आपको दिख रही है, ये वही है पीपल प्रोटेस्ट। देखो फीमेल भी प्रोटेस्ट कर रहे थे, मेल भी प्रोटेस्ट कर रहे थे, सबको डेमोक्रेसी चाहिए थी, है ना। ये देखो नेपाल का ये दोनों फोटोज है ना। तो अब देखो हमने जो दो चीजें पढ़ी उसके बारे में अब यहाँ पे पढ़ते हैं क्या लिखा है। लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड बाय व्हाट we mean by this through the contrasting situation in the recent history of Nepal, a country that borders India on the north, country जो इंडिया के साथ बॉर्डर करती है नॉर्थ में, है ना। until recently, अब क्योंकि आपकी बुक पुरानी है इसलिए इसने रिसेंटली वो है, क्योंकि ये काम तो 2006 में डेमोक्रेसी आ गई, हम लोग 2020 में जी रहे हैं, लेकिन क्योंकि एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी जल्दी अपडेट नहीं होती है, इसलिए इन्होंने वर्ड यूज किया है अंटिल रिसेंटली। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत पुरानी बात है। नेपाल वॉज अ मोनार्की, नेपाल में राजा का राज चलता था। द प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल विच हैड बीन अडॉप्टेड इन 1990 रिफ्लेक्टेड द फैक्ट दैट द फाइनल अथॉरिटी रेस्टेड विद द किंग। देखो 1990 में जो डेमोक्रेसी बनी थी नेपाल में, 1990 में जो डेमोक्रेसी बनी थी नेपाल में, उसमें क्या हुआ, उसमें ये हुआ था कि प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन में जो फाइनल राइट थे, फाइनल अथॉरिटी था, वो रेस्टेड किसके पास था? किंग के पास था। हमारे यहाँ फाइनल अथॉरिटी किसके पास होती है? प्रेसिडेंट के पास होती है। और प्रेसिडेंट को इलेक्ट कौन करते हैं? राज्यसभा के लोग। और राज्यसभा के लोग कौन इलेक्ट करता है? पॉलिटिकल पार्टीज। और पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्ट करते हैं हम लोग जो कॉमन पीपुल हैं। इसलिए ये हो गया डेमोक्रेसी, जहां पे आप अपने लीडर्स को डिसाइड कर सकते हो, आप अपने लीडर्स को सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन नेपाल में क्या था, 1990 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें क्या था, उसमें
राजा के पास सारी पावर थी। तो इसीलिए 1990 कॉन्स्टिट्यूशन का विरोध हुआ और वो 2002 में खत्म हो गया डेमोक्रेसी। क्यों? क्योंकि जब फाइनल अथॉरिटी राजा के पास थी तो किंग ने क्या किया, सारे के सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को अपने अंडर में कर लिया और 2002 में डेमोक्रेसी खत्म करके मोनार्की लगा दिया, मतलब किंग्स रूल लगा दिया उसने। ठीक है, हिटलर्स डिक्टेटरशिप टाइप चीजें, है ना। तो वो हो गया, लेकिन फिर लोगों ने प्रोटेस्ट किया और 2006 में उन्होंने पब्लिक डेमोक्रेसी चालू की। ठीक है, तो वही लिखा है, अ पीपल्स मूवमेंट इन नेपाल fought for several decades to establish democracy. In 2006 they finally succeeded in putting an end to the powers of the king. 2006 में जब उन्होंने प्रोटेस्ट किया तो उसमें उन्होंने किंग की पावर्स को खत्म कर दिया। ठीक है, लेकिन फिर क्या हुआ, अब दिक्कत ये थी कि पीपल हैड टू राइट अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, लोगों को एक नया कॉन्स्टिट्यूशन लिखना ही था नेपाल में। क्यों? क्योंकि दे डिड नॉट वांट टू कंटिन्यू विद द प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज इट डिड नॉट रिफ्लेक्ट द आइडियाज ऑफ द कंट्री दे वांट नेपाल टू बी एंड दे हैव फॉट फॉर। मोटा मोटी ये 4 लाइनों का मतलब ये है कि पिछले कॉन्स्टिट्यूशन में क्योंकि ये था कि फाइनल राइट राजा के पास था, इसलिए राजा ने दोबारा मोनार्की लगा दी थी। तो अब लोग ये नहीं चाहते थे कि राजा के पास कोई भी राइट हो, और लोग चाहते थे एक ऐसा नेपाल जहां पे सब लोग फ्री हो, सब लोग के पास अपना काम हो, डेमोक्रेसी हो, लोग अपने लीडर्स को खुद सिलेक्ट कर पाए, किसी एक आदमी के हाथ में सारी पावर ना हो। तो इसीलिए उन्होंने नया गेम लिखा। तो अब देखो, इसी चीज को आपको इसने फुटबॉल के गेम से कंपेयर किया है। एज इन द गेम ऑफ फुटबॉल अ चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूटिव रूल विल चेंज द गेम ऑल टुगेदर। अगर फुटबॉल में कोई रूल चेंज कर दे कि नहीं भैया, फुटबॉल में क्या होगा, आज के बाद फुटबॉल में क्या होगा कि लोग बॉल को हाथ से उठा के भी भाग सकते हैं, तो आप सोचो क्या उसको फुटबॉल बोलेंगे? क्या कोई प्लेयर उसको पैर से मारेगा? नहीं, सब प्लेयर हाथ में उठाएंगे और हाथ में उठा के लेके भागेंगे। तो रग्बी नहीं हो जाएगा? रग्बी में देखा है, रग्बी वो कैसे वो बॉल को पकड़ के भागते हैं, दूसरे के गोल पोस्ट में वहां जाके पटक देते हैं, गोल हो जाता है ना। तो वैसा गेम हो जाएगा, तो फुटबॉल थोड़ी रह जाएगा। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशनल में चेंज करने का मतलब होता है पूरा का पूरा गेम चेंज हो जाना। और इसीलिए नेपाल में बाय मूविंग फ्रॉम अ मोनार्की टू अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नीड्स टू चेंज ऑल इट्स कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स इन ऑर्डर टू अशर अ न्यू सोसाइटी। तो इसीलिए नेपाल में मोनार्की के बाद सोसाइटी में अगर कोई नया कॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स आता है तो वो पूरी की पूरी सोसाइटी चेंज हो जाती है। और इसीलिए, सिर्फ इसीलिए, ताकि नई सोसाइटी हो जिसमें एक आदमी के पास कोई पावर ना हो, पीपल ऑफ नेपाल अडॉप्टेड अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कंट्री 2015। सोचो 2006 में वो लोग को आज़ादी मिली, सब कुछ हो गया, और कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करने में उनको 9 साल लग गए, है ना। और ये कॉन्स्टिट्यूशन इलेबोरेट्स नेपाल स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी। इस कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी लोगों ने स्ट्रगल किया था डेमोक्रेसी दिलाने में नेपाल में, वो सब लोगों का बहुत ही अच्छे से योगदान दिखाया गया है ना। और दूसरा, जो अभी तक हम लोग केवल फर्स्ट पर्पस पढ़ रहे थे, फर्स्ट पर्पस क्या था कॉन्स्टिट्यूशन का, कि लोगों को सबके राइट्स मिलने चाहिए और डेमोक्रेसी होनी चाहिए। सेकंड पर्पस क्या है, देखो लिखा है, द सेकंड इंपॉर्टेंट पर्पस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू डिफाइन द नेचर ऑफ अ कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम। क्या डिफाइन करता है? जो कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम है, पॉलिटिक्स वहां पे कैसे होती है, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो कैसे डिसाइड करती हैं, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होता है। एग्जांपल, नेपाल्स अर्लियर कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटेड दैट द कंट्री वाज टू बी रूल्ड बाय द किंग एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, इन कंट्रीज दैट हैव अडॉप्टेड अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और पॉलिटी, द कॉन्स्टिट्यूशन प्लेज अ क्रूशियल रोल इन लेइंग आउट सर्टेन इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस दैट गवर्न डिसीजन मेकिंग विद इन दिस सोसाइटीज। नेपाल में पिछले डेमोक्रेसी में क्या लिखा था? नेपाल में पिछले डेमोक्रेसी में लिखा था कि रूल कौन करेगा? राजा और उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, राजा के मंत्री। लेकिन डेमोक्रेसी में क्या होता है? डेमोक्रेसी में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी होती है भाई साहब कि आपको सोसाइटी के रूल्स के हिसाब से जीना होगा, और वही इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस होंगी जो सोसाइटी के लिए रूल्स और सब डिसाइड करेंगी, है ना। देखो यहाँ पे लिखा भी है, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है, इन अ डेमोक्रेसी वी चूज आवर लीडर सो दैट दे कैन एक्सरसाइज पावर रिस्पॉन्सिबली ऑन आवर बिहाफ। जो इलेक्शन होते हैं तो हम पहले अपने वार्ड से सिलेक्ट करते हैं, फिर अपने एरिया से हम लोग जो एमएलए एमपी सिलेक्ट करते हैं, फिर वो लोग लोकसभा में जाके इलेक्ट करते हैं। तो वो लोग अपने एरिया की दिक्कतें बताते हैं कि हमारे दिक्कत एरिया में ये समस्या है, हमें ये दूर करना है। तो वही लिखा है, वी चूज आवर लीडर्स सो दैट दे कैन एक्सरसाइज पावर, एमएलए एमपी की जो पावर होती है उनको एक्सरसाइज करें हमारे बिहाफ पे, अपनी सोसाइटी के बिहाफ पे। ठीक है, हाउएवर there is always the possibility that these leaders might misuse their authority and the constitution usually provides safeguard against this.
बहुत बार ऐसा होता है कि जब पावर मिलती है, जब अथॉरिटी मिलती है, जब पैसा मिलता है, तो यही लीडर्स जो हैं जिनको हम ही सिलेक्ट करते हैं, वो अपनी पावर्स का मिसयूज करते हैं। तो उनको बचाने के लिए, ऐसी कंडीशन ना आए, ऐसा चीज लाने के लिए क्या बनाना पड़ता है? कॉन्स्टिट्यूशन। और ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारी रक्षा करता है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है कि जो भी अपनी पावर्स का मिसयूज करेगा, जो भी अपनी पावर का मिसयूज करेगा, उसका क्या करेंगे? द मिसयूज ऑफ अथॉरिटी कैन रिजल्ट इन ग्रॉस इनजस्टिस एज डेमोक्रेटेड इन द क्लासरूम सिचुएशन। अथॉरिटी का मिसयूज करने से क्लासरूम सिचुएशन में, देखो आपको एग्जांपल देके, कितनी अच्छी बुक है आपकी, आपको एग्जांपल देके सिखाया है, जो एग्जांपल आप लोग रोज देखते हो। ठीक है, क्या लिखा है? देखो लिखा है सुरेश इज द मॉनिटर। यहाँ लिखा है, मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ। मैं कहाँ पढ़ रहा हूँ? एक मिनट, ये नीचे आ गया, मैं नीचे दिखाता हूँ आपको। मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ, है ना। लिखा है सुरेश इज द क्लास मॉनिटर, ही इज अ बुली। बुली मतलब क्या होता है? वो अपने से कमजोर लोगों को या अपनी पावर्स का बहुत गलत इस्तेमाल करता है। हिज क्लासमेट्स आर नॉट टू फॉन्ड ऑफ हिम। क्लासमेट्स भी उसको पसंद नहीं करते हैं। मिसेस राव द क्लास टीचर हैज टू लीव द क्लासरूम ऑन सम अर्जेंट वर्क। शी आस्क्ड सुरेश टू माइंड द क्लास। सुरेश स्टार्ट पिकिंग ऑन अनिल। है ना। क्या हुआ? मिसेस क्लास में क्लास टीचर पढ़ा रही थी मिसेस राव, और उनको किसी काम से बाहर जाना पड़ा, तो उन्होंने क्लास के मॉनिटर सुरेश को बोला कि जब तक मैं ना आऊं तब तक क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन करो। होता है ना आप लोगों के स्कूल में भी, जब कोई क्लास में मॉनिटर्स होते होंगे, मॉनिटर्स अपने फ्रेंड्स का नाम नहीं लिखते, अपने फ्रेंड्स की कंप्लेन नहीं करते, लेकिन जिनको बुली करते हैं उनका नाम लिखते हैं। तो हर क्लास में होता है ना। तो देखो यहीं पे है, सुरेश अनिल को नहीं चाहता था, इसीलिए अनिल का बदमस्ती शुरू की। क्या बोला उसने? उसने बोला अनिल, टुडे आई एम गोइंग टू रिपोर्ट यू टू मिसेज राव। देखो आप हो गए, अनिल चुपचाप बैठा हुआ है, उसने कुछ बोला भी नहीं, कुछ किया भी नहीं, लेकिन सुरेश ने बोला कि मैं तुम्हारी कंप्लेन करूंगा मिसेज राव से। तो अनिल ने बोला व्हाट हैव आई डन। अनिल ने बोला मैंने क्या किया, तुम मेरी कंप्लेन क्यों करोगे? तो अनिल ने कुछ नहीं बोला, और अनिल ने जैसे ही मिसेज राव आई, देखो जैसे ही मिसेज राव एंड मिसेज राव रिटर्न टू द क्लास, जैसे ही मिसेज राव आई, अनिल ने तुरंत क्या किया? मैम वाइल यू वर अवे अनिल केप्ट टॉकिंग लाउडली एंड डिस्टर्बिंग द क्लास, ही वुड नॉट लिसन टू मी। देखो अनिल ने एक शब्द नहीं बोला, लेकिन सुरेश ने मैसेज राव से क्या बोला कि मैं जब आप बाहर थी तो अनिल बहुत जोर जोर से बात कर रहा था और क्लास डिस्टर्ब कर रहा था और मेरी बात भी नहीं सुन रहा था। है ना। तो क्या ये, अब बताओ क्या इसमें सुरेश ने अपनी पावर्स का मिसयूज किया है कि नहीं किया? पावर्स का मिसयूज किया ना। अनिल ने कुछ नहीं किया, लेकिन क्योंकि उसके पास पावर थी, उसने फालतू में अनिल की कंप्लेन की। और अनिल के साथ क्या हुआ? तो मिसेज राव ने अनिल को सजा दे दी। देखो यहाँ पे लिखा है, मिसेज राव ने क्या बोला? अनिल यू विल हैव टू स्टे बैक आफ्टर स्कूल टुडे एंड राइट आई विल नॉट डिसोबे द क्लास मॉनिटर 100 टाइम्स। उसको 100 बार ये लाइन लिखने को दिया कि आई विल नॉट डिस्टर्ब द क्लास मॉनिटर। अनिल ने बोला भी बट मैम आई डिड नॉट डू एनीथिंग। अनिल यहाँ पे देखो बोल रहा है कि मैम आई ने तो कुछ नहीं किया, लेकिन उसको वो डांट रही है, और ये यहाँ पे देखो कनिंग स्माइल के साथ निकल गया। है ना। तो देखो ये क्या लिखा हुआ है, इन डेमोक्रेटिक सोसाइटीज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफिस लेज डाउन रूल्स दैट गार्ड अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ अथॉरिटी बाय आवर पॉलिटिकल लीडर्स। इन केस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अबाउट विच यू विल रीड मोर लेटर इन द चैप्टर, मेनी ऑफ these laws are contained in the section of fundamental rights। आपके फंडामेंटल राइट्स है ना कुछ, जो याद है आपको, राइट टू फ्रीडम, राइट ऑफ एक्सप्रेशन, है ना, राइट टू फॉलो एनी रिलीजन, ये सब है ना। तो ये सब फंडामेंटल राइट्स होते हैं, और ये किसमें दिए हुए हैं? आगे आप लोग चैप्टर में पढ़ोगे, है ना। तो अगर आपको याद होगा तो आपकी 7 में एक बुक थी दलित राइटर ओम प्रकाश वाल्मीकि की, आपके क्लास 7 की बुक में। तो कहाँ याद रहता है सर, हमको अपने फाइनल टर्म का तो याद नहीं है, 7th की बुक का आप क्या पूछ रहे हो। तो यहाँ पे भी उसने वही एग्जाम्पल दिया है, पढ़ना तो पड़ेगा। लिखा है इन दैट चैप्टर वी टॉक्ड अबाउट द डिस्क्रिमिनेटिंग ओम प्रकाश फेस बिकॉज ही वॉज अ दलित। You read about how the Indian Constitution guarantees the right to equality to all person and says that no citizen can be discriminated against on grounds of religion, race, caste, gender or color or place of birth। राइट टू इक्वालिटी हमें मिलती है फंडामेंटल राइट में, गारंटीड बाय द, देखो यहाँ पे लिखा है राइट टू इक्वालिटी कौन देता है? तो राइट टू इक्वालिटी इज वन ऑफ द फंडामेंटल राइट गारंटीड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में राइट देता है राइट टू इक्वालिटी, और उसके बेसिस पे ये लिखा हुआ है कि नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर एंड प्लेस ऑफ बर्थ। कोई कहाँ पैदा हुआ, कोई कौन सी रिलीजन को फॉलो करता है, कौन सी कास्ट का है, इवन जेंडर, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर, कुछ फर्क नहीं पड़ता। एवरी सिटीजन इज इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ, और किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ये वन पार्ट है आपके फंडामेंटल राइट्स का। इस तरह के बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स आपकी चैप्टर में और आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हैं, है ना। तो आज हम लोग यहीं तक करेंगे, पेज नंबर 7 तक हमने किया है। कल हम लोग ये नेक्स्ट एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे,
आपको क्या करना है, आपको ये क्वेश्चंस लिखना है, इन व्हाट वे इज द क्लास मॉनिटर मिसयूजिंग हिज पावर, आपको ये मेरे को लिख के और भेजना है। ये 1, 2 और 3 क्वेश्चंस आपको है ना। ये आप मेरे को अपने आइडियाज लिख के मेरे को भेजोगे, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।